सब सीईटी क्वेश्चन है। ये दो लाइंस जो है ये कोप्लेनर है। द लाइंस R1 bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. The lines R1 bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of 2I cap plus 3j cap plus 4k cap. ये हो गया अपना R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर कितना हो जाएगा एंड R2 वेक्टर इज इक्वल टू 2I cap plus 3j cap plus 4k cap. R2 vector plus mu times of 3I cap plus 4j cap plus 5k cap. ये दो वेक्टर्स हैं और पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट दिस टू लाइंस R1 एंड R2 लाइंस के बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो पहला ऑप्शन है क्या वो कोप्लेनर है, आर दे कोप्लेनर, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन है आर दे स्क्यू लाइंस, स्क्यू मतलब कोप्लेनर नहीं होना, नॉन कोप्लेनर को स्क्यू बोलते हैं। थर्ड बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज 1, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, और चौथा बोल रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है, फिर दो वेक्टर्स है R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, हमको फाइंड करना है कि इनका क्या ये वेक्टर्स कोप्लेनर है कि क्या ये वेक्टर्स स्क्यू लाइंस है या इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 है और क्या ये इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने शायद लाइंस चैप्टर में पढ़ा रहेगा, अगर लाइंस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर दोनों के दोनों लाइंस कोप्लेनर है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर कोप्लेनर है, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। बहुत अच्छे से पढ़ा था आपने, मैं आपको याद दिला दूं अच्छे से, ये लाइंस चैप्टर में आपने पढ़ा था। देखो मॉड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार B1 बार B2 बार, अगर ये 0 हुआ तो लाइंस कोप्लेनर होते हैं। आपने पढ़ा रहेगा शायद, हाँ लाइंस चैप्टर में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है। A2 माइनस A1 B1 B2 अगर 0 है तो लाइंस कोप्लेनर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद पट करना होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और स्क्यू लाइंस क्या होता है, दो लाइंस ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्टिंग है। तो लाइंस अगर लाइंस ना ही पैरेलल होगा ना ही इंटरसेक्टिंग होगा तो उस लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। लाइंस which are neither parallel nor intersecting are called skew lines. बट अगर लाइंस पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग भी है तो वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, और अगर वो एक ही प्लेन में लाई करेगा तो वो कोप्लेनर होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं फॉर कोप्लेनर लाइंस। फॉर कोप्लेनर लाइंस हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर कोप्लेनर लाइंस। अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में नहीं चाहिए तो इसका कार्टेशियन फॉर्म भी है। डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, ऐसा भी कर सकते हैं इसको। देखो डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, या तो ये लो या तो ये लो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कितना होगा 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 कितना होगा 3 माइनस 2, और z2 माइनस z1 कितना होगा 4 माइनस 3। a1 b1 c1 कितना होगा 2 3 4, और a2 b2 c2 कितना होगा 3 4 5। एक्सपांड करना है इसको से, तो कितना हो जाएगा ये 1 टाइम्स ऑफ 15 माइनस 16। ठीक है, ये कितना होगा 1, इसको लिखेंगे -1। 10 टाइम्स माइनस 12, और ये भी होगा +1 8 माइनस 9। एक्सपांड किया इसको कितना होगा ये -1 +2 -1, so the answer is 0. So अगर इसका वैल्यू 0 आया तो you can say that yes the lines are coplanar.
दिस इज अ कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइन, सो लाइंस आर कोप्लेनर। सीईटी में मैं कुछ भी सिनॉप्सिस नहीं लिखा के दूंगा, क्योंकि सीईटी आपका बोर्ड्स के लेवल का ही है। जब हम लोग एंट्रेंस करेंगे तो उसका सिनॉप्सिस लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सम नंबर समझ में आया। तो व्हाट कैन वी से अबाउट बोथ ऑफ दिस लाइंस? यस, बोथ ऑफ दिस लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस, दे लाई इन अ सेम प्लेन, दे लाई इन अ सेम प्लेन। आई होप कि क्लियर है ये सब, अच्छे से समझा सबको, पक्का? ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम पे आते हैं। तो लाइंस R1 एंड R2 आर कोप्लेनर लाइंस। अगर ये स्क्यू लाइंस होता तो देखो कैसे पहचानेंगे इसको कि ये स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस मतलब लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो पैरेलल इससे पता चलता है, पैरेलल वेक्टर से। 2/3, 3/4 ये प्रोपोर्शनली नहीं है, मतलब ये पैरेलल तो नहीं है, इतना क्लियर है। इंटरसेक्टिंग के लिए आपको क्या करना होता है, ये प्रोसेस निकालना होता है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करता है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। दैट मींस लाइंस इंटरसेक्टिंग कर रहा है, लाइंस इंटरसेक्टिंग कर रहा है तभी आंसर 0 आया, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 0 है। तो इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 0, दैट मींस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 0 तो मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। अगर एक ही प्लेन में लाई करेगा मतलब वो कोप्लेनर है। तो इधर दोनों को ओरली देख के ये समझ में आया था कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। दैट मींस 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4 मतलब क्या, कि ये पैरेलल तो नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो क्या ये इंटरसेक्टिंग है? अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 आया, तो अगर ये 0 आया दैट मींस ये इंटरसेक्टिंग की वजह से कोप्लेनर बना। अगर ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं होता तो क्या होता था, ये स्क्यू लाइंस होता था। अगर ये 0 नहीं आता था, समझो ये 2 आता था, तो क्या आ जाता था, ये स्क्यू लाइंस। Distance between them is 2. So neither parallel nor intersecting. Lines which are neither parallel nor intersecting becomes a skew lines. Becomes a skew lines. Hope कि आपने इसको बोर्ड्स में बहुत अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है। We'll see the next one. हटा रहा हूँ इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। We'll see the next one. ध्यान देना क्लास, ये इंपॉर्टेंट समय थोड़ा, इमेज के ऊपर पूछा गया। Image of a point P. Image of point P with position vector image of point P with position vector 7i cap minus j cap plus 2k cap in the line whose vector equation is इसका वेक्टर इक्वेशन क्या है, r bar is equal to 9i cap plus 5j cap plus 5k cap plus lambda times of I cap plus 3j cap plus 5k cap as position vector dash। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऑप्शंस है -9, 5 और 2। दूसरा ऑप्शन है 9, 5 -2। तीसरा ऑप्शन है 9 -5 -2 और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, इमेज मांग रहा है ये इमेज। तो गाइस इसको ना हम लोग स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको लाइन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो इतना समझ में आया कि ये आपका लाइन है। ये लाइन का फॉर्मेट क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ठीक है। इमेज ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी यहाँ पे है। तो पॉइंट पी का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो 7 -1 2, इसका मेरे को इमेज चाहिए। तो पॉइंट पी का इमेज किधर रहेगा, ये पॉइंट पी का इमेज है, ये ढूंढना है मुझे।
दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये ढूंढ रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हैं और उसके बाद इमेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का सम है, तो ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, सो गाइस लेट ए बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इसका जो इमेज रहेगा इसको मैं पी, तो इमेज को मैंने बोल देता है पी डैश। तो हम लोग निकाल रहे हैं पी डैश। पी डैश क्या रहेगा ये बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है इमेज ऑफ पॉइंट पी, इमेज ऑफ पॉइंट पी। तो अगर आप ए निकालते हो ना, ए पी को पुट करो और देखो ए कहाँ पे मिड पॉइंट बनता है। तो ए निकालने आ गया आपका तो काम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली ए निकालने आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए? ए निकालने आना चाहिए। तो प्लीज ध्यान देना क्लास यहाँ पे। ठीक है, तो अपना ए कितना है यहाँ पे 955। ये कितना अपना यहाँ पे 955, ये अपना ए रहेगा। पॉइंट ए कितना रहेगा 955। देख लो अच्छे से। ठीक है, तो एक बार ए को लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए को लिख दूंगा मैं, कितना है मेरा पॉइंट 955। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। 955 r bar is equal to a bar plus lambda b bar. So a is a point on the line and b bar is a parallel vector to the line. So हमने पढ़ा था the coordinates of any point on the line is, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ये लाइन देखो अच्छे से समझ के लो, अगर आपको याद आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे को दूसरा मेथड करना पड़ेगा। The coordinates of any point on line is given by, on line r bar is equal to a bar plus lambda b bar is given by, the formula is x1 plus a lambda comma y1 plus b lambda comma z1 plus c lambda। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया रहेगा। अगर आपको एक लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda। तो हम लोग ने a पॉइंट पिक किया, तो a पॉइंट कितना होगा x1 plus a lambda। तो x1 कितना है 9 और a कितना है 1, तो पहला मिलेगा 9 plus lambda x1 plus a lambda। y1 कितना है 5 और b कितना है 3, तो कितना मिलेगा ये 5 plus 3 lambda। और z1 कितना है 5 और c कितना है 5, तो ये भी मिलेगा 5 plus 5 lambda। ठीक है, a मिल गया। तो एक बार आपको a मिल गया तो आप pa वेक्टर निकाल दो। तो pa वेक्टर कैसे मिलेगा? pa वेक्टर इज इक्वल टू a बार माइनस p बार, a बार माइनस p बार। तो a बार माइनस p बार मतलब x2 माइनस x1, तो कितना आएगा देखो 9 प्लस लैम्बडा माइनस 7। लिख लो यहाँ पे 9 प्लस लैम्बडा माइनस 7 आई कैप प्लस 5 प्लस 3 लैम्बडा माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 जे कैप प्लस 5 प्लस 5 लैम्बडा, 5 प्लस 5 लैम्बडा माइनस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। ये कॉन्सेप्ट है अपने पास। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर? पहले का आंसर आएगा 2 प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस इसका आएगा 6 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप और इसका आंसर आएगा 3 प्लस 5 लैम्बडा के कैप। तो ये पीए वेक्टर हो गया। कितना मिला 2 प्लस लैम्बडा, उसके बाद 6 प्लस 3 लैम्बडा, उसके बाद 3 प्लस 5 लैम्बडा। ठीक है, अब हमको पता है कि ये जो पीए वेक्टर है ये बी बार को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बी बार कितना है गाइस? बी बार कितना है आपका आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बेसिक समझ में आ रहा है अच्छे से? आपको भी पता है कि पीए इज परपेंडिकुलर टू, पीए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी बार, और अगर पीए और बी बार परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। देखो पीए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0।
When two vectors are perpendicular, their dot product is 0. क्लियर है? तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. PA कितना मिला? 2 plus lambda 6 plus 3 lambda j cap 3 plus 5 lambda k cap. PA vector is perpendicular to B bar. तो PA dot B bar is 0. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. So A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be 0. तो A1 A2 लगाओ. 2 plus lambda into 1. 2 plus lambda into 1. ये हो गया A1 A2 plus B1 B2. 6 plus 3 lambda into 3 B1 B2. और यहाँ पे C1 C2 3 plus 5 lambda into 5. 3 plus 5 lambda into 5 and this is equal to 0. ठीक है? तो कितना आएगा इसका आंसर? 2 plus lambda plus 6 3s are 18 plus 9 lambda and ये हो जाएगा 15 plus 25 lambda. This is equal to 0. ठीक है? तो 10 lambda 25 lambda कितना हो गया? 35 lambda. और यहाँ पे 2 20 35 is equal to 0. तो यहाँ से आपको मिलेगा lambda is equal to -1. अब lambda मिल गया तो a मिल जाएगा. तो a कितना मिल गया गाइस? a मिल गया 9 minus 1 8. 5 minus 3 2 and 5 minus 5 0. तो आपको क्या चाहिए? आपको P डैश चाहिए. तो P जो रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा ना. तो ऐसा पॉइंट लो जिससे आपको 8 to 0 आए. तो P कितना है? 7 है. ठीक है? 8 to 0 आए. तो देखो पहला पॉइंट पुट करो. इधर पे अगर मैंने A पुट किया, A क्या है मेरा? -952. -952. तो -9 और -7 ये हो जाएगा आपका -9 + 7. तो ये नहीं आएगा. B पुट करो B. तो 9 5 -2. देखो इन दोनों के A मिलता है क्या? इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ. देखो A मिलता है क्या? 9 + 7 16/2 8 आ रहा है. 5 -1 upon 2 तो 4/2 2 आ रहा है. -2 + 2 0 आ रहा है. यस द आंसर इज 9 5 -2. तो इसका इमेज आएगा P डैश. इमेज विल बी P डैश. P डैश विल बी 9 5 -2. क्या किया मैंने गाइस? मैंने यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला तो ऑब्वियसली A जो रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा P डैश का. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A is point of P dash. A is midpoint of P dash. A is midpoint of P dash. बोलो समझा कि नहीं एवरीवन? क्लियर हुआ? जस्ट अ मिनट. हाँ 1 मिनट सिर्फ नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ. देखो एवरीवन क्लियर है ये सम नंबर. फाइंड द इमेज. इमेज कैसे फाइंड करते हैं समझ में आया? बोर्ड्स का ही सम था. प्लीज एक बार फिर से ध्यान देना अच्छे से. सबसे पहले ये पॉइंट बहुत अच्छे से आना चाहिए. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन is of the form x1 plus a lambda y1 plus b lambda z1 plus c lambda. ये पॉइंट बहुत अच्छे से आना चाहिए था आपको. The coordinates of any point on the line is of the form x1 plus a lambda y1 plus b lambda z1 plus c lambda. So हम लोग मान लेते हैं कि let a be the point on the line. So a का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 plus a lambda x1 y1 z1 a b c. जो पॉइंट होता है वो x1 y1 z1 देता है और जो वेक्टर होता है वो a b c देता है. कल लिखा के दिया था मैंने.
For any vector, the coefficients of I cap, J cap, K cap are direction ratios of that vector, and direction ratios are what? A, B, C. ठीक है? So A कितना मिलेगा? x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda. A मिल गया. तो अभी मैंने PA वेक्टर निकाला. तो PA वेक्टर कितना मिला? PA is perpendicular to B bar. तो दोनों से हम लोग को lambda मिल गया. Once we get lambda, we got A. A कितना है मेरे पास? 820. So P पता है, A पता है. मिड पॉइंट फॉर्मूला से P डैश निकाल लेंगे हम लोग. तो P डैश कितना है? 9 plus 7 upon 2. 8 आ रहा है. Yes. 5 minus 1 upon 2. 4 by 2. 2 आ रहा है. Minus 2 plus 2 upon 2. 0 आ रहा है. ठीक है. The answer is 9 5 minus 2. Please guys, समझ में आया क्या? कंफर्म करो. सबको ये समझा कैसे हम लोग इमेज फाइंड करते हैं यहाँ पे? इसमें एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग इमेज का. इमेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to minus 2 times of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. आपको लिखा के दिया रहेगा मैंने ये, अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ाया रहेगा तो. इमेज का और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दोनों का फॉर्मूला लिखा के दिया रहेगा. स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट. वी आर डन विद दिस सम. आई होप कि आपको ये सम समझ में आया हो. अगर आपको लाइंस चैप्टर आता है तो. एनीवन कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, नहीं समझा तो पूछो. समझ में आया? चेतन, हर्ष, कार्तिक, कविता, मुस्कान, क्लियर है ये सब? समझा? आया ना? यस सर. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे. इमेज. अच्छा चलो, अगर इसने इमेज के बदले बोला था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करो, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कौन होता था? ए होता था. ए का आंसर कितना आता था? 8,2,0. 8,2,0 हटा रहा हूं इसको मैं. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट सम पे आते हैं. सम नंबर थर्ड जो भी रहेगा देख लो क्या है. A line makes alpha, beta and gamma with coordinate axis. शॉर्टकट लिखा है मैंने. A line makes alpha, beta and gamma with coordinate axis if alpha plus beta is equal to 90, then gamma will be what? Then gamma is equal to question mark. So options are, the first option is 0, the second option is 90 degree, the third option is 180 degree, and the fourth option is none of this. चलो सॉल्व करो. ये बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए. अल्फा प्लस बीटा 90 है. स्टार्ट करो. If alpha plus beta is 90, then what will be the value of gamma? You all know that there is a relation between direction cosines of a line. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. We have to use that relation. If alpha plus beta is 90, then what can we say for beta? Beta will be 90 minus alpha. Cos 90 minus alpha will be sin alpha. वहां से काम हो जाएगा आपका. चलो गामा का आंसर चैट बॉक्स पे लिखो फटाफट. गामा का आंसर लिखो चैट बॉक्स पे. If alpha plus beta is 90, then what about gamma? Gamma क्या रहेगा? चैट बॉक्स पे आंसर लिखो जिनको भी आया है. 0 है कि 90 है कि 180 है कि नन ऑफ दिस है. इजी समझ तो आपको दिया है.
So the answer is, what we got answer? चैट बॉक्स पे लिखा आंसर आपने? क्या हुआ इतने जल्दी सॉल्व नहीं हुआ? छोटा सा समय। क्लियर है? ये अल्फा प्लस बीटा 90, तो बीटा कितना होगा? इफ अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर बीटा कितना आएगा आपका? बीटा आएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग यूज करेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा को रहने देते हैं ऐसे ही, cos स्क्वायर अल्फा, बट cos स्क्वायर बीटा के जगह पे लिख सकता हूं मैं 90 माइनस अल्फा, और यहाँ लिख दूंगा cos स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। गाइस इसका आंसर आएगा cos स्क्वायर अल्फा, इसको मैं sin स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। cos 90 माइनस अल्फा इज sin अल्फा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। We got cos square gamma is equal to 0. We got cos square gamma is equal to 0. Therefore, we can say that cos gamma is equal to cos 0. So, what is the value of gamma? We are going to get gamma. We are going to get a 0. So, the answer for gamma is 0. No. Cos 0, na? Gamma will be 90. Cos gamma is equal to cos 0. So, we are going to get the answer as gamma is equal to 90. कितना मिलेगा? Gamma is equal to 90. Clear? Done? Sure, समझा? Cos gamma is equal to cos 0, तो gamma will be 90 for sure. Gamma will be 90. Easy सम था ये, आना चाहिए था, ये CET का सम था। ठीक है, moving on, next sum, हटा रहा इसको, ध्यान दो। We got gamma is equal to 90 for this particular sum. Now next sum, हाँ, based on lines, तो आपको just अभी मैंने सिखाया, तो प्लीज ये सम को ट्राई करो। क्वेश्चन है आपका, the point of intersection. The point of intersection. The point of intersection of lines. The point of intersection of lines. पहला लाइन है यहाँ पे. X minus 4 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z by 1, and दूसरा लाइन है x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 is, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? ऑप्शंस आर -1 -1 -1, सेकंड ऑप्शन है -1 -1 1, थर्ड ऑप्शन है 1 -1 -1, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? थोड़ा बेसिक पे आ जाते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है गाइस। दो लाइंस ऑब्वियसली जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ये चीज तो क्लियर है। अब हमको पता है कि इस लाइन पे हम लोग कोई भी पॉइंट को कैसे ले सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग अ पॉइंट ऑन द लाइन इज द फॉर्मूला x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda। सेम वे L2 पे भी एक पॉइंट लेंगे, x2 plus a2 lambda, y2 plus b2 lambda, z2 plus c2 lambda। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। तो आपने जो पॉइंट लिया दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। और फर्स्ट लाइन से आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज व्हाट फॉर्मूला? x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, and then z1 plus c lambda। ये अपना पॉइंट है। x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda, ये अपना पॉइंट है। तो लाइन L1 पे क्या पॉइंट रहेगा और लाइन L2 पे क्या पॉइंट रहेगा वो देखते हैं। दोनों पॉइंट्स इक्वल रहेंगे तभी तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। तो L1 का पॉइंट ले लो। L1 का पॉइंट क्या मिलेगा? x1 plus a lambda will be 4 plus 5 lambda, y1 plus b lambda तो 1 plus 2 lambda,
और यहाँ पे ये है ही नहीं, z1 है ही नहीं, तो इट विल बी सिंपली z1 प्लस c लैम्डा, दैट विल बी नॉर्मल लैम्डा, ठीक है। तो x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। अभी L2 पे आते हैं, और L2 पे क्या रहेगा, x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये लाइंस इंटरसेक्ट, ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। अगर लाइन सच में इंटरसेक्ट करता है तो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। तो गाइस दोनों पॉइंट सेम होंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा, तो निकालो लैम्डा। तो देयरफॉर इफ पॉइंट इंटरसेक्ट बोथ ऑफ दिस लाइंस आर सेम। बट यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है ना कि आप दूसरी लाइन के लिए लैम्डा नहीं ले सकते, दूसरी लाइन के लिए आपको म्यू लेना पड़ेगा, बिकॉज वी गॉट टू लाइंस। तो फर्स्ट लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म x1 प्लस a लैम्डा, or we can say that the first one is of the form r bar is equal to a bar plus lambda b bar, और सेकंड लाइन ये नहीं हो सकता ना, सेकंड लाइन क्या होगा, r bar is equal to a bar plus mu b bar, इसको a1 b1 बोल देते हैं, इसको a2 b2 बोल देते हैं। तो गाइस इधर पे लैम्डा नहीं आएगा, इधर पे म्यू आएगा, आपने सबने बोर्ड्स में पढ़ा होगा ये। तो फर्स्ट लाइन पे अगर आपने लैम्डा लिया तो सेकंड लाइन पे आपको म्यू लेना पड़ेगा। तो इफ लाइंस इंटरसेक्ट बोथ ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, तो यहाँ से पहला इक्वेशन मिलेगा 4 plus 5 लैम्डा is equal to 1 plus 2 lambda, this is equation 1। फिर equation 2 मिलेगा 1 plus 2 lambda is equal to 2 plus 3 mu, ठीक है। और तीसरा लाइन मिलेगा lambda is equal to 3 plus 4 mu। तो आप यहाँ से कोई भी दो इक्वेशन बना लो और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, लैम्डा और म्यू निकालो। यहाँ से पहला इक्वेशन क्या आएगा, 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -3। इधर से आएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1, और इधर से आएगा लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 3। कोई भी दो इक्वेशन उठा लो यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से सेकंड और थर्ड उठा लेता हूँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड का सॉल्व होने का इजी है। तो ये फर्स्ट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, तो 2 लैम्डा का सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, 2 लैम्डा का कैंसिल, माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 म्यू कितना आएगा, 5 म्यू, माइनस 5 म्यू, 1 माइनस 6 इज -5, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, सो म्यू विल बी 1। तो म्यू का वैल्यू 1 आ गया, तो ऑब्वियसली आपको लैम्डा भी मिल जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 1 डालो, तो 1 प्लस 3, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, देखो म्यू का वैल्यू 1 डाला इधर, तो लैम्डा विल बी 7, म्यू का वैल्यू 1 डाला इधर, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1, सो म्यू का वैल्यू 1 डाला, तो 1 माइनस 3 4, तो लैम्डा विल बी 2, म्यू का वैल्यू 1 डाला, तो लैम्डा विल बी 2। देखते हैं, तो म्यू का वैल्यू 1 मिल गया ना, तो इस पॉइंट में 1 डालो ना, देयरफॉर इधर पे 1 डालो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू -1, पहला पॉइंट, 2 प्लस 3 इंटू -1 दूसरा पॉइंट, और इधर 3 प्लस 4 इंटू -1 इधर तीसरा पॉइंट, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर, -1 -1 ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, -1 -1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको सम्स नहीं समझ में आया प्लीज पूछो, देखो आपको बोर्ड्स लेवल पे आता रहेगा तो ही मैं सम सिखा पाऊंगा, इतना याद रखना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड्स पे आपको अगर स्ट्रेट लाइंस आता है, 3D लाइंस, तो ही ये सब समझ में आएगा। देखो प्लीज कंफर्म करो समझ में आया। हमको इतना पता है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। सो किसी भी लाइन पे पॉइंट कैसे ढूंढते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला से ढूंढते हैं, x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा। तो L1 पे ये पॉइंट आ गया और L2 पे ये पॉइंट आ गया। अगर लाइन सच में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम है तो यहाँ से 3 इक्वेशन मिलेगा। दो को सॉल्व कर लिया हमने, दो को सॉल्व कर लिया और वहां से म्यू मिला। तो म्यू का वैल्यू जब पुट किया यहाँ पे, क्योंकि ये और ये सेम ही है, तो म्यू का पॉइंट जब पुट किया यहाँ पे
तो कितना आया -1 -1 -1, वी गॉट द आंसर इज -1 -1 -1। देख लो अच्छी समझ में आएगा। वी गॉट द आंसर इज -1 -1 -1। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया सब? ये आपका 3D लाइन का टॉपिक है। कोई कंफर्म करेगा? अखिल, अखिल बता रहा है, शिवांजलि, बाकी और भी जितने लोग भी है लाइन अप पे, चेतन, हर्ष, जानवी, कार्तिक, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो यार। यस सर। हाँ चैट बॉक्स पे तो मोटिवेट Yes, करो, sir. हाँ समझ में आ रहा है सर। तो सी आया था ऑप्शन किसी का, तो -1 -1 -1 इज द आंसर। -1 -1 -1, ठीक है। पुट करोगे आंसर तो लैम्बडा का वैल्यू -1 मिलेगा। पुट करो इधर, म्यू का वैल्यू 1 पुट करो, लैम्बडा का वैल्यू -1 मिलेगा। अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन, हटा रहा हूं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस सम का। ये सेम बोर्ड्स का ही सम है, इसको शॉर्टकट में कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं और, ठीक है। सो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट करता है तो ऑब्वियसली हम लोग को यही बताना पड़ता है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। हम लोग ने बोर्ड्स में ऐसा किया था, सो दैट लाइंस इंटरसेक्ट, इट मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर सेम, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है द लाइन, कॉन्सेप्ट वाला समय है तो ध्यान देना। द लाइन x - 2/3 is equal to y - 3/4 is equal to z - 4/5 is parallel to the plane। किसको पैरेलल है? ये is parallel to the plane। कौन से प्लेन को पैरेलल है ये पूछ रहा है। is parallel to the plane। पहला ऑप्शन है इसका 3x + 4y + 5z is equal to 7, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2x + y - 2z is equal to 0। थर्ड ऑप्शन है x + y + z is equals to 2 - z is equal to 2। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 2x + 3y + 4z is equal to 0, ठीक है। तो ये पूछा गया कि ये लाइन किस प्लेन को पैरेलल है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा टोटली कि ये लाइन कौन से प्लेन को पास है, ये लाइन कौन से प्लेन को पैरेलल है, ये पूछा गया है कि ये लाइन कौन से प्लेन को पैरेलल है। तो गाइस सबसे पहले ना एक चीज ये समझ के लेते हैं कि ये आपका प्लेन हो गया और ये आपका लाइन हो गया। तो हमको पूछा गया कि ये लाइन कौन से प्लेन को पैरेलल है, तो लाइन ऐसा होगा, बहुत सिंपल है। अब आपको प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म पता है क्या? प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म होता है ax + by + 3z + d = 0, यही होता है ना, जिसमें से जो a b c होता है ये नॉर्मल्स होता है, नॉर्मल वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं n बार, परपेंडिकुलर वेक्टर, राइट। आपने पढ़ा रहेगा प्लेन में। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है? ax + by + 3z + d = 0, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन है, जिसमें नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? ai कैप + bj कैप + ck कैप, राइट। ai कैप + bj कैप + ck कैप। तो आपको पता है कि अगर सच में ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हम लोग को ये पूछा गया कि लाइन कौन से प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये नहीं पता, बट अगर थोड़ा बेसिक लगाए हम लोग तो ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये रहेगा ना, ये इसका नॉर्मल वेक्टर रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये लाइन प्लेन को पैरेलल है। तो अगर लाइन प्लेन को पैरेलल है तो लाइन इसके नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन then the same line is
परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। समझो अच्छे से क्या लिखा है मैंने। अगर ये लाइन प्लेन को पैरेलल है तो यही लाइन आपके नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन है? लाइन का पैरेलल वेक्टर है 3 4 5, 3 4 5। और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कौन देगा? ax प्लस by प्लस c। तो एक काम करोगे आप लोग, अभी लाइन का पैरेलल वेक्टर 3 4 5 आ गया, प्लेन के इक्वेशन में से एबीसी निकालो और देखो एबीसी और 3 4 5 ऐसे कौन से पेयरिंग है जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। बिकॉज वी नो दैट अगर n बार और b बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो n बार डॉट b बार क्या होगा? 0 होगा। तो b बार तो मुझे पता है, यहाँ पे b बार कितना है मेरा, यहाँ पे b बार कितना है देखो, पैरेलल वेक्टर क्या होता है 3 4 5, तो b बार कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये मेरा b बार हो गया। तो b बार कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब मेरे को नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो 3 4 5 फिर से लिया तो 0 तो नहीं आएगा, तो n बार क्या होना चाहिए 3 2s are 6 4, ये आ रहा है देखो, n बार होगा मेरा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये मेरा आंसर होगा। करो b डॉट n करो, b बार डॉट n बार करो, देखो 0 आ रहा है क्या? b बार डॉट n बार 3 2s are 6 4 1s are 4 5 2 minus 2 10, the answer is 0. So therefore b bar is perpendicular to n bar। तो ऑब्वियसली ये लाइन कौन से प्लेन को पैरेलल है? b को पैरेलल है, क्योंकि लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन है 3 4 5, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और प्लेन का पैरेलल वेक्टर कौन है? प्लेन का पैरेलल वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, दैट मींस b बार इज परपेंडिकुलर टू n बार। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर अगर प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर है, दैट मींस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। देखो कॉन्सेप्ट समझ पाया कि नहीं समझा पाया मैं आपको? प्लीज कंफर्म करो ये समझ में आया एवरीवन? समझा ये सम कि नहीं समझा? आप बताओगे फटाफट, समझ में आया सम कि नहीं समझ में? Yes, sir. हाँ, so if a line is parallel to the plane, then surely that same line is perpendicular to its normal vector. Please ये line बहुत अच्छे से लिखो। If line is parallel to plane, then the same line is perpendicular to its normal vector. Then the same line is perpendicular to its normal vector. Then the same line is perpendicular to its normal vector. Clear है? Sure समझ में आ रहेगा ये सबको अच्छे से? Please take the screenshot. We'll move to the next sum. Screenshot ले लो। These all sums are based to lines and planes. ये चैप्टर उतने ही अच्छे से समझेगा जितने अच्छे से आपको बोर्ड्स आता है। तेरी याद करना, अगर आपको बोर्ड्स नहीं अच्छे समझा है तो ऑब्वियसली मेरा लेक्चर आपको बाउंसर जा रहा होगा। तो ये आपको कंडीशन अप्लाइज कि आपको बोर्ड्स कितने अच्छे से आता है। ठीक है, आपने जो टेक्स्ट बुक में जितने सम्स की, अगर वो आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो ही ये सब सम समझ में आएंगे। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि 3D लाइन और प्लेन के बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना अच्छे से, पहले ही बोला था मैंने आपको ये। ठीक है, तो विल बिगिन विद द न्यू सम्स। चलते हैं आगे। प्लेन का मैं नया सम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ, एक लेक्चर में तो कुछ होगा नहीं। क्वेश्चन है, the lines, that the straight lines
द स्ट्रेट लाइंस, पहला लाइन है आपका x minus 1 by 1 is equal to y minus 2 by 2 is equal to z minus 3 by 3 and second line है x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 2 is equal to z minus 3 by minus 2 are what? ये आपको बताना है, इसी हिंदी से समझिए. Are they parallel lines? Are they parallel? Second, are they intersecting at 60 degree? Are they intersecting at 60 degree? Third, skew lines. क्या वो skew lines है? और चौथा, are they intersecting at 90 degree? Or we can say that are they intersecting at right angle? Right angle मतलब वही होगा 90 degree. चलो इसका आंसर चैट बॉक्स पे लिखो, इससे इजी समझ नहीं मिलेगा आपको, ये अप्रोच सिखा चुका हूं मैं. इन दोनों लाइंस के बारे में क्या कह सकते हो आप? जल्दी कहो जो भी कहना है, चैट बॉक्स पे लिखो. What can we say about both of these lines? Are they parallel? Are they intersecting at 60? Are they skew lines? Are they intersecting at right angles? क्या आएगा बताओ फटाफट. Parallel, intersecting at 60, skew lines or intersecting at right angles? चैट बॉक्स पे लिखो आंसर. पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग एट 60 डिग्री है कि स्क्यू लाइन से कि इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल है. आपको प्लेन का सेकंड एक्सिस टोटली ओमिट किया है, प्लेन का सेकंड एक्सरसाइज डिलीट किया हुआ, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट के सम्स भी सीटी में है, तो हम लोग उसको जेडब्ल्यू में करेंगे. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे फाइंड करते हैं, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता चलता है कि दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, when can we say the vectors are coplanar in a plane, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग जेडब्ल्यू में पढ़ेंगे. The straight lines first and second are dashed. Are they parallel? Are they intersecting at 60? Intersecting का आंसर निकालने के लिए आपको cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. Cos थीटा is equal to a1a2 plus b1b2 plus c1c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. चला आगे. डन. आया आंसर किसी को इसका चैट बॉक्स पे? चेक आउट द सम. किसने, कोई भी आंसर नहीं दे रहा यार, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ, आंसर नहीं बता रहे हो आप लोग यार? फटाफट आंसर बताओ जितने लोग भी है. ये दोनों लाइंस क्या है? आर दे पैरेलल, आर दे इंटरसेक्टिंग, आर दे स्क्यू लाइंस और आर दे इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल? आपका बोर्ड सो गया रहेगा तो आप लोग आंसर बता सकते हो इसका अच्छे से. तो गाइस अगर लाइंस पैरेलल होता तो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होते थे. सो 1/2 is equal to 2/2 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. ये है क्या? ये नहीं है. That means they are not parallel. पैरेलल तो नहीं है ये. तो पहला ऑप्शन तो गया. अब दूसरा ऑप्शन, अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इनका जो एंगल रहेगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स. कल ही पढ़ाया था जाते जाते मैंने. दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना मतलब उनके दोनों वेक्टर के पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना. So we will find angle between parallel vectors. या तो अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 है, that means the angles are lines are at right angles. तो करो a1 a2. We know that if lines are perpendicular, हमने पढ़ा था ये कि अगर lines perpendicular होंगे
So A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 ये आएगा 0। चेक करो ना, A1 A2 कितना है 1 into 2, ये हो गया A1 A2। B1 B2 कितना है 2 into 2 और C1 C2 कितना है 3 into -2। कितना आ रहा है इसका आंसर 2 plus 4 minus 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0। यस, आंसर इज 0। Therefore we can say that the lines are intersecting at right angle. Lines are intersecting at right angle. So that means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 आया। तो cos थीटा 0 मतलब थीटा विल बी 90 ना, अभी पढ़ा था हमने। थीटा अगर 90 आया तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लो अच्छे से। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो भी सम्स किया वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर था, टेढ़ी लाइंस के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा रिवीजन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स का कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स में आपने 4 इक्वेशंस पढ़े हैं, चारों में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, r bar डॉट n कैप इज इक्वल टू p, जहाँ पे n कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल और p होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया टाइप 1। दूसरा था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a बार एंड परपेंडिकुलर टू n बार, उसका फॉर्मूला था r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a बार एंड परपेंडिकुलर टू n बार, a बार से पास हो रहा है और n बार को परपेंडिकुलर है। सो r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। यहाँ पे a बार पॉइंट है और n बार आपका नॉर्मल वेक्टर है। थर्ड है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a बार एंड पैरेलल टू b बार एंड c बार। तो आंसर आएगा इसका r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, ठीक है। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। r बार डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू a बार डॉट b क्रॉस c। क्या फॉर्मूला है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a बार एंड पैरेलल टू b बार एंड c बार। If the plane is parallel to b bar and c bar, it is perpendicular to b cross c. तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर b क्रॉस c बन जाता है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन टाइप 3। चौथा था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला है r bar डॉट ab क्रॉस ac, r bar डॉट ab क्रॉस ac is equal to a bar dot ab क्रॉस ac is equal to a bar dot ab क्रॉस ac। ये आपके चारों इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स थे टाइप 1 के, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया था कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, ठीक है। तो आपको ये चारों के चारों इक्वेशंस नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से रिवाइज करके आना है। और भी सम्स करेंगे हम लोग 3D प्लेन का नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर एक बार ये टॉपिक हो गया फिर जेडब्ल्यू के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।